मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में। औरंगजेब की दक्षिण नीति और धार्मिक नीति को बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में चौथे यूनिट में शामिल किया गया है। जहाँ तक औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन की बात है विद्यार्थियों, तो औरंगजेब का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर, जो कि उज्जैन के पास है, वहाँ पर 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। वह मुमताज महल का और शाहजहाँ का पुत्र था। अपने पिता के शासनकाल में दक्षिण के सूबेदार के रूप में वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर चुका था और 8 वर्ष की आयु में उसे अपने पिता शाहजहाँ यानी खुर्रम के विद्रोह के कारण अपने बड़े भाई दारा के साथ नूरजहाँ के पास जमानत के रूप में रहना पड़ा था और बाद में शाहजहाँ की समयाचना करने पर इन दोनों भाइयों को भी फरवरी 1628 में रिहा कर दिया गया। औरंगजेब बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था और उसे धार्मिक विषयों के अध्ययन में अधिक रुचि थी। कुरान व हदीस उसे कंठस्थ थी। 1634 ईस्वी में उसे 10,000 जात व 4,000 सवार का मनसबदार बना दिया गया। अगले ही वर्ष उसे बुंदेलों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद उसे 8 वर्ष तक यानी 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण की सूबेदारी सौंपी गई, जिसमें उसने अपनी अच्छी कूटनीति का परिचय दिया और अपनी प्रौढ़ावस्था में वह धैर्यवान, साहसी और दार्शनिक प्रवृत्ति का साबित हुआ था और 2 वर्ष तक वह गुजरात का सूबेदार भी रहा। 1647 ईस्वी में उसे मध्य एशियाई आक्रमण में लगे रहना पड़ा। इसमें उसे सफलता नहीं मिली, अतः उसे वहां से वापस बुला लिया गया। 1646 से 1652 ईस्वी तक वह मुल्तान का सूबेदार रहा और इसी बीच उसे 2 बार कंधार को जीतने के लिए, विजय करने के लिए भेजा गया, परंतु वहां भी उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। अतः 1652 ईस्वी में उसे दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा गया, जहां वह 1657 ईस्वी तक रहा। अतः 1652 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक जो उसकी दक्षिण की सूबेदारी रही, उसी दौरान वे एक सफल सेनापति और महान कूटनीतिज्ञ की ख्याति अर्जित कर पाया। शाहजहाँ की बीमारी के समय उत्तराधिकार युद्ध हुआ और अंततः उस युद्ध में औरंगजेब को सफलता हासिल हुई। इसके बाद औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ और 40 वर्ष की आयु में औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को अपना सिंहासनारोहण किया। यद्यपि उसका विधिवत राज्याभिषेक ज्योतिष मुहूर्त के अनुसार 15 मई 1659 ईस्वी को किया गया। उसने राज्याभिषेक के समय अब्दुल मुजफ्फर मुइयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह एक गाजी की उपाधि धारण की। औरंगजेब का राज्याभिषेक विद्यार्थी 2 बार हुआ। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को उसका जो राज्याभिषेक हुआ था वह आगरा में अव्यवस्थित हड़बड़ी में हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक 15 मई 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ और इस अवसर पर उसने भव्य आयोजन किया और औरंगजेब चाहता था कि उसका राज्याभिषेक इतनी शान शौकत से किया जाए कि वह मुगल शासकों के इतिहास में अपूर्व साबित हो। तो विद्यार्थियों, ये औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन रहा। इसके बाद में औरंगजेब के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार है और ये सारी चीज़ें, उसके समय के विद्रोह, ये जो है हम जाने उससे पूर्व हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें 2 चीज़ें औरंगजेब के बारे में पढ़नी है। औरंगजेब की दक्षिण नीति, यानी दक्षिण के राज्यों के प्रति औरंगजेब ने क्या नीति अपनाई, और दूसरा उसकी धार्मिक नीति। तो विद्यार्थियों, जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था शाहजहाँ के पुत्रों में, उस समय औरंगजेब जो है दक्षिण का ही सूबेदार था। दक्षिण से ही वह उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेने के लिए उत्तर आया था। दक्षिण की सूबेदारी में वह दक्षिण की राजनीति से भली भांति परिचित हो गया था और दक्षिण में उस समय गोलकुंडा व बीजापुर के राज्य प्रमुख थे। दोनों शिया राज्य थे और औरंगजेब उनका कट्टर विरोधी था तथा इन्हें समाप्त करके मुगल साम्राज्य में उनको मिलाना चाहता था। परंतु दारा, जो कि उसका बड़ा भाई था, दारा शिकोह, जो जिसका झुकाव शिया संप्रदाय की ओर था, तो उसकी इस नीति के कारण वह सूबेदारी के काल में इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया था और जब वह सम्राट बना तो उसके बाद उसने इसे उस उद्देश्य को पूरा करना चाहा। औरंगजेब ने अपने शासन के विद्यार्थियों आखिरी जो 25 साल हैं वह दक्षिण के राज्यों के दमन में ही व्यतीत
किए थे। और औरंगजेब ने जो दक्षिण में अपने पूर्वजों की नीति को ही आगे बढ़ाया, लेकिन उसने समझौते के स्थान पर बीजापुर, गोलकुंडा व मराठों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। और इस समय बीजापुर और गोलकुंडा के जो राज्य थे, बैमानी रियासतें, उनकी राजनीतिक स्थिति का पतन हो रहा था। बादशाह इस बात से भी नाराज था कि बीजापुर व गोलकुंडा के राज्य मराठों के साथ मिलकर मुगलों को परेशान करने में लगे हुए थे। औरंगजेब दक्षिण में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को भी रोकना चाहता था तथा बीजापुर से 1636 ईस्वी की संधि के अनुसार उसे दिए गए क्षेत्रों को भी पुनः प्राप्त करना चाहता था। 1657 ईस्वी में कल्याणी और बिदर उन्हें वापस मिल गए। 1660 ईस्वी में रिश्वत देकर परेंडा पर भी अधिकार कर लिया गया। अब शोलापुर का प्रांत जो है को प्राप्त करना शेष था। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी व आदिल शाह पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और विद्यार्थियों, औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वह उसके लिए बहुत घातक साबित हुई। सर जैन सरकार का मानना है कि जिस प्रकार नेपोलियन के स्पेन के खिलाफ अभियान उसके लिए एक रिश्ता हुआ घाव साबित हुए, उसी प्रकार औरंगजेब के दक्षिण अभियान उसके साम्राज्य के लिए घातक साबित हुए। शुरुआत में मुगल सूबेदारी दक्षिण में युद्ध लड़ते रहे, किंतु औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय द्वारा विद्रोह कर दक्षिण क्षेत्र में चले जाने तथा मराठों से गठबंधन करने पर सम्राट औरंगजेब ने स्वयं दक्षिणी अभियान किए। इन दक्षिणी अभियानों के कुछ उद्देश्य थे विद्यार्थियों। दो प्रमुख उद्देश्य उनके थे, जिसमें पहला है औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा के शिया राज्यों तथा शक्तिशाली बनते जा रहे मराठों को कुचलना चाहता था, और दूसरा वह अकबर द्वितीय यानी अपने पुत्र के विद्रोह को भी दबाना चाहता था। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा इस संदर्भ में कहते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा की आंतरिक दुर्बलता तथा मराठों के प्रति उनके बढ़ते हुए झुकाव ने औरंगजेब के लिए दक्षिण की ओर पग उठाना अनिवार्य कर दिया था। और विद्यार्थियों, औरंगजेब लगभग 25 सालों तक यानी 1/4 सदी तक दक्षिण में जूझता रहा, किंतु वह असफल रहा और उसकी दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई, क्योंकि लंबे समय तक उत्तर भारत में और राजधानी से दूर रहने की वजह से उत्तर भारत में अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया और मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के दक्षिण अभियानों के बारे में। तो औरंगजेब ने पहले शहजादा आजम को विशाल सेना सहित अकबर के खिलाफ भेजा। उसके बाद स्वयं भी वे विशाल सेना सहित रवाना हुआ और 1681 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर उसने अपना डेरा डाला। शुरुआती 4 वर्षों तक वे मराठों से उलझा रहा। इसी दौरान उसने अकबर को पकड़ने के असफल प्रयत्न किए। तब उसने ये अनुभव किया कि बीजापुर तथा गोलकुंडा पर अधिकार किए बिना मराठों की शक्ति को कुचलना संभव नहीं है, क्योंकि इन राज्यों से मराठों को सहायता मिलती है। अतः उसने इन राज्यों पर अधिकार करने का निश्चय किया। औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर पर अधिकार किया। अप्रैल 1685 ईस्वी में शहजादा आजम ने बीजापुर को घेर लिया, किंतु गोलकुंडा तथा मराठों की मदद से बीजापुर के लोगों ने या बीजापुर की सेनाओं ने 15 महीने तक उसका डटकर सामना किया। अतः मुगल सेना जो है हताश हो गई, निराश हो गई। किंतु जुलाई 1686 ईस्वी में स्वयं सम्राट ने युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर युद्ध का संचालन अपने हाथ में ले लिया और घेरे को और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया, जिससे बीजापुर को सहायता तथा रसद सामग्री नहीं मिल पाई। अतः बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह ने रसूलपुर नामक स्थान पर मुगल सत्ता स्वीकार कर ली। उसे मुगल मनसबदार बना दिया गया तथा उसे खान की उपाधि दी गई और बीजापुर जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद हम बात करें गोलकुंडा पर अधिकार के बारे में या गोलकुंडा की विजय के बारे में। गोलकुंडा का भी राज्य एक शिया राज्य था। अतः जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था तब भी उसने गोलकुंडा पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। 1672 ईस्वी में गोलकुंडा का जो सुल्तान था अब्दुल्ला, उसका देहांत हो चुका था और उसका पुत्र अब्दुल हसन एक विलासी सुल्तान साबित हुआ। और उसकी ये कमजोरी देखकर 1685 ईस्वी में सम्राट ने शहजादा मुअज्जम के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मुअज्जम को सफलता मिली
उसने हैदराबाद पर अधिकार कर सुल्तान को संधि करने के लिए विवश किया। परंतु जब संधि के अनुसार सुल्तान ने अपने ब्राह्मण मंत्री मदना को हटाने में विलंब किया तो संघर्ष पुनः छिड़ गया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं गोलकुंडा पहुंचा और उसने किले का घेरा डाल दिया। दुर्ग रक्षक अब्दुल रज्जाक ने डटकर मुगल सेना का सामना किया, लेकिन अंततः वह पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद बड़ी कठिनाई से ही 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बीजापुर को 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया और 1687 ईस्वी में जो है गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ें और देखें कि जो मराठे हैं उनके साथ क्या संबंध रहे। और गोलकुंडा विजय के बाद जो है अब्दुल हसन जो सुल्तान था वहाँ का, उसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद भेज दिया गया और गोलकुंडा जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, जहाँ से मुगलों को 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और अपार सोना चांदी मिला। इसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब और मराठों के बीच संघर्ष की। तो औरंगजेब ने दक्षिण नीति जो औरंगजेब की रही उसमें मराठों के ऊपर भी उसने आक्रमण किया गया और 1656 ईस्वी में शिवाजी के अहमदनगर व जुन्नार पर आक्रमण के दौरान उनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ हुई। उस समय औरंगजेब जो है दक्षिण का सूबेदार था और उसने भी प्रत्युत्तर में मराठा गांवों को ध्वस्त करना शुरू किया। 1657 ईस्वी में बीजापुर की मुगलों से संधि के दौरान शिवाजी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था और 1657 के दौरान जैसे हमने कहा आत्मसमर्पण किया, तो उत्तराधिकार युद्ध जब हुआ तो शिवाजी ने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। शासक बनने के बाद औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर शिवाजी को नियंत्रण में लाने का कार्यभार सौंपा और शाइस्ता खां ने मराठों के केंद्र पूना पर आक्रमण किया और पूना सहित चाकन व कल्याण पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर से शांति समझौता कर लिया और 1663 ईस्वी में पूना में शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया। औरंगजेब ने उसे दक्षिण से वापस बुला लिया और अपने पुत्र शहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में विद्यार्थियों सूरत नगर को लूट लिया, जिससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची और तब औरंगजेब ने मुअज्जम के स्थान पर राजा जयसिंह, जो जयपुर के राजा थे, राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने अपनी कूटनीति व सैनिक शक्ति के बल पर शिवाजी को के जो विरोधी जितने भी दक्षिणी सरदार थे उनको अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें पुरंदर के दुर्ग में घेर कर जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने पर विवश किया। संधि के बाद 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, लेकिन विद्यार्थियों चूंकि वहां पर उन्हें उचित सम्मान जैसा वो चाहते थे वो नहीं मिला, क्योंकि वो औरंगजेब के लिए एक आम छोटे से मनसबदार थे और वह एक सम्राट था पूरे भारतवर्ष का। लेकिन शिवाजी को इसलिए उन्होंने मिलने का समय नहीं मिल पाया और इससे नाराज होकर शिवाजी ने जो है वहाँ से जाने का प्रयास किया और इसकी प्रत्युत्तर में उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें जो है आगरा में जो जयपुर भवन है उसमें बंदी बनाकर रखा गया। लेकिन जहाँ से वे जो है चतुराई से जो है वहाँ से निकल गए और पुनः दक्षिण पहुँच गए और शिवाजी को पकड़ने में असफल रहने पर बादशाह ने बाद में उसे स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और दक्षिण के जो सूबेदार थे उसका पुत्र मुअज्जम की सिफारिश पर शिवाजी को राजा की उपाधि, बरार की जागीर और संभाजी को 5,000 का मनसब दिया। इसके बाद 3 वर्ष तक शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों पर कोई आक्रमण नहीं किया और 1670 ईस्वी में शिवाजी का मुगलों के खिलाफ पुनः संघर्ष शुरू हो गया और शिवाजी ने अपने जो सारे दुर्ग थे जो पुरंदर की संधि के दौरान उसने मुगलों को सौंपे थे उन पर पुनः अधिकार कर लिया और 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए बहादुर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया।
मगर 5 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भी उसे शिवाजी के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिल पाई। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना जो है राज्याभिषेक करवाया तथा कर्नाटक और मैसूर के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया। और 1676-79 ईस्वी में उसने बीजापुर को मुगलों के खिलाफ सहायता दी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई और इसके बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों के खिलाफ जो है संघर्ष को जारी रखा और जो 1681 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी और इसी कारण से हम देखते हैं कि औरंगजेब को दक्षिण में आना पड़ा और उसने संभाजी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए कई सैन्य दल भेजे, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। और इसके बाद 1683 ईस्वी में संभाजी ने मुगलों से संधि कर ली और औरंगजेब को भी अनुभव हो गया था कि बीजापुर और गोलकुंडा को दबाए बिना मराठों को जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों राज्य विद्यार्थियों मराठों और मुगलों के बीच एक बफर स्टेट तटस्थ राज्य थे, ढाल का काम करते थे और ये दोनों राज्य जो है मुगलों के खिलाफ मराठों की सहायता भी करते रहते थे। अतः हमने भी देखा जैसा कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ अभियान किए और इनके पतन के पश्चात उसने मराठों पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। और जैसा कि हमने कहा कि 1689 ईस्वी में उसने मुकर्रब खां को मुगल सेना का नेतृत्व सौंपा और रत्नागिरी के पास संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी और को कवि कलश और अन्य सरदारों के साथ बंदी बना लिया गया और उन्हें जो है मृत्युदंड दिया गया। लेकिन संभाजी को मृत्युदंड देना औरंगजेब के लिए घातक साबित हुआ और वह मराठों से समझौता करके बीजापुर और गोलकोंडा की विजयों को स्थायी कर सकता था, लेकिन उसने संभाजी को मृत्युदंड देकर मराठों को और भड़का दिया। और अब साथ ही एक केंद्र बिंदु के अभाव में मराठा सरदार मुगल क्षेत्रों में लूटपाट करने के लिए अब स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि उनका कोई अब राजा बचा नहीं। वे मुगल सेना के सामने आने पर गायब हो जाते थे, गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे और दूसरी जगह पहुंचकर मुगलों पर आक्रमण कर देते थे। और मराठा राज्य को नष्ट करने के बजाय औरंगजेब ने मराठों के विद्रोह को और सर्वव्यापी बना दिया और संभाजी के बाद उनके जो सौतेले भाई थे राजा राम और ताराबाई जो है उसकी राजा राम की माता, उन्होंने उनके नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ गतिविधियां जारी रखी और इनकी गतिविधियों का जो केंद्र विद्यार्थियों राजा राम की वह जिंजी क्षेत्र था। और 1698 ईस्वी में जिंजी पर मुगल अधिकार के बाद राजा राम ने सतारा को अपना केंद्र बनाया, लेकिन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी विधवा जो है ताराबाई, उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर मराठों का नेतृत्व संभाल लिया। ताराबाई एक योग्य प्रशासिका थी और उसने अपनी बुद्धि और कौशल और कूटनीति से मराठों का सफल नेतृत्व किया और औरंगजेब जो है उसका दमन करने में असफल रहा। और अंततः जो विवश होकर औरंगजेब ने युद्ध बंद कर दिया और वे उत्तर भारत की ओर रवाना हुआ, किंतु रास्ते में 1707 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। और अब हम बात करें जब औरंगजेब की दक्षिण नीति की समीक्षा के बारे में, तो औरंगजेब की दक्षिण नीति जैसा कि हमने कहा मुगलों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई और मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है उसकी समीक्षा हम अपने अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।